नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? अचानक से तीन तीन धर्मों का अभिवादन। मन में प्रश्न तो आया होगा, इस सर ऐसा तो कभी नहीं करते हैं, आज क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, हम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, हम भी और आप भी। ऐसे में जब हम भारत की उस विविधतापूर्ण इन्वायरमेंट को, समाज को जब पढ़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं, तब हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हमारी विविधता ही हमारी खूबसूरती है। और ऐसे में हर एक वर्ग का विद्यार्थी हमसे जुड़ रहा है, तो हम उस विविधता को एक्सेप्ट करें और उसको और पोषित करें। इस विविधता को हम संविधान के द्वारा और इस कक्षा के द्वारा और डिटेल में समझेंगे। तो फिर से एक बार फिर आपका स्वागत है स्कूल घर में। हालांकि हमारा यूट्यूब चैनल है, लेकिन मुझे अपना ये एक कक्षा लगती है जहाँ पर मैं प्रतिदिन आपके साथ आता हूँ एक नए टॉपिक को लेकर, पाठ्यक्रम के उस अनवरत प्रक्रिया को लेकर जो मुझे लगता है रुकेगी नहीं। आप इससे लाभान्वित होते रहिए। तो मेरा नाम है लोकेश शर्मा और अपनी योग्यताओं पे थोड़ा चर्चा करूं। हालांकि ये बस एक दिखावी योग्यताएं हैं दुनिया के लिए। अंततः मैं एक विद्यार्थी हूं, लेकिन कुछ आधिकारिक योग्यताएं मुझे प्राप्त हैं। मैं लेक्चरर पद पर कार्यरत हूं बरेली में, सिविक्स पढ़ाता हूं और ये पढ़ाने का अवसर मुझे मिला जब मैंने पीजीटी क्वालिफ़ाई किया। उससे पहले मैं नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए होता है, 3 बार क्वालिफ़ाई किया हूँ। एक बार जेआरएफ भी पॉलिटिकल साइंस में रहा हूँ। साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफ़ाई हुआ, रिज़ल्ट वेटिंग रहा। तो ये सारी चीज़ें इसलिए नहीं ताकि आपको पता चले कि आपके जो शिक्षक हैं वो आपके लिए इस विषय को पढ़ाने में सक्षम हैं। ठीक, तो ये थे परिचय। अब बात करते हैं हम पाठ्यक्रम की। तो उसमें हमने शायद 3 वीडियो हम डाल चुके हैं, जिनमें एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है और साथ ही साथ 2 वीडियो जिनमें हम संविधान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। फ़िलहाल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की एनसीईआरटी। मैं डायरेक्ट चैप्टर पर आता हूँ। कक्षा 11 की पॉलिटिकल साइंस, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं नागरिक शास्त्र, एनसीईआरटी। डिटेल से चर्चा कर रहे हैं हम इस पर, एक एक बिंदु पर, एक एक लाइन पर, ताकि आपकी अवधारणात्मक समझ विकसित हो, आप विषय से प्रेम करना सीखें। यही कारण है कि मैं एक एक लाइन को आपको पढ़ा रहा हूँ। आपको यूट्यूब पर कई शिक्षक मिल जाएंगे जिन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया, मुझसे भी अच्छा पढ़ाया होगा, हो सकता है कुछ चमक धमक ज़्यादा है चैनल्स पर। मेरे पास संसाधन सीमित हैं, हालांकि गुणवत्ता में आपके साथ कोई समझौता नहीं होगा। मेरे पास अभी फ़िलहाल स्मार्ट बोर्ड और ये सब कुछ चीज़ें नहीं हैं। मैं अपने एक छोटे से ही माध्यम से आपको पीडीएफ के माध्यम से चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। तो हम लोगों ने 2 वीडियो में क्या पढ़ा, हम इसको एक बार फिर से देखते हैं। हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम बोलते हैं संविधान। हमारे चैप्टर का भी नाम है संविधान क्यों और कैसे। तो इस पर हम चर्चा कर रहे थे, क्यों और कैसे। टैबलेट पर राइटिंग उतनी शानदार नहीं आती, तो आपको इतना तो मैं लिख रहा हूँ जिससे समझ में आ जाए। तो पहला ही प्रश्न था, आवश्यकता क्यों है हमें इसकी, ज़रूरत क्या थी। मैंने आपसे हमेशा बोला है, जब भी कोई टॉपिक पढ़ें आप हमेशा इसी बात पर जोर दें कि हम पढ़ क्यों रहे हैं उसको, हमारे जीवन में उसका क्या रोल है भाई। यदि वह हमारे जीवन से वास्तविक रूप से या अवास्तविक रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़ा नहीं है, तो हमें क्या मतलब है। यदि जुड़ा है तो हम पढ़ते हैं। जब पढ़ते हैं उसके हम अनुप्रयोगों को लेकर कल्पनाओं में, भले ही चाहे हम साइंस के कोई टॉपिक को पढ़ें या आर्ट्स के किसी टॉपिक को पढ़ें, तो यदि हमसे वो जुड़ा रहता है तो हम उसमें और दिलचस्पी के साथ पढ़ते हैं। तो वही पहला प्रश्न, आवश्यकता क्यों थी। तो हम आवश्यकता को पढ़ रहे थे, तो एक पॉइंट हमको मिला था। मैं आपको बहुत फास्ट रिवीजन करा रहा हूँ ताकि आप पिछली 2 क्लासों को जोड़ सकें इस क्लास के साथ।
हमने बोला था कि यदि देश में उसके नागरिक या फिर सदस्य हैं और वे सदस्य अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग नस्ल या रंग या लिंग के हैं, जो कि होते हैं, तो ऐसे में इतनी विविधताओं के साथ उनके बीच में तालमेल कैसे बैठे, क्योंकि वे एक देश के साथ रहेंगे, एक देश के अंदर रहेंगे। तो ऐसे में इतनी सारी विविधताएं हैं, जाति है, धर्म है, नस्ल है, रंग है, लिंग है, तो ऐसे में उनके बीच में तालमेल कैसे बढ़ेगा। और साथ ही साथ एक चीज़ हमने और देखी थी कि एक दूसरे के प्रति भरोसा, ये कैसे होगा। एक व्यक्ति हिंदू है, एक मुस्लिम है, भरोसा ही नहीं होगा, क्या साथ रह पाएंगे। जबकि देश में तो हम हिंदू भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, गोरे भी रहते हैं, काले भी रहते हैं, कमज़ोर भी रहते हैं, गरीब भी रहते हैं, ताकतवर भी रहते हैं, अमीर भी रहते हैं। ऐसे में एक दूसरे के प्रति भरोसा कैसे होगा। तो पहली आवश्यकता जो संविधान की थी कि वह तालमेल बढ़ाना और भरोसा दिलाना। यह काम कौन करता है, आपका संविधान। यही आपका पहला पॉइंट था। कैसे तालमेल और भरोसा बढ़ेगा, वो बढ़ेगा कि यदि सभी के सभी एक बुनियादी नियमों पर एकमत हो जाए। एकमत समझते हैं, एकमत हो जाए। एकमत क्या होता है कि सब एक जैसी राय रखें, हर मुद्दे पर नहीं, कुछ बुनियादी नियमों पर। ये इंपॉर्टेंट है। बुनियादी कौन सी होती हैं, बिल्कुल बेसिक्स होती हैं, जो कि जिन्हें सब लोग मान सकें। भाई एक जाति वाला व्यक्ति है, उसके कुछ रीति रिवाज हैं, अलग धर्म वाले के अलग रीति रिवाज हैं, नस्ल वाले का खाना पीना अलग है, रंग वाले का पहनावा ओढ़ावा अलग है, लिंग वाले के पहनावा ओढ़ावा अलग है, उनकी परंपराएं अलग हैं। तो ऐसे में कुछ एक चीज़ें तो होंगी जो एक साथ सबको ला सकती हूँ, एक छाते के नीचे ला सकती हूँ, एक बरगद के पेड़ के नीचे ला सकती हूँ। तो वो जो बुनियादी नियम हैं वे उनमें तालमेल और भरोसा बिठाते हैं। इन्हीं बुनियादी नियमों को, इन्हीं जो आपके बुनियादी नियम हैं, इन्हीं बुनियादी नियमों के संग्रह को या फिर इसके समुच्चय को हम क्या बोल देते हैं, संविधान। तो परिभाषा क्या हुई, संविधान वह नियमों का समुच्चय है जिसे उसके सदस्य अर्थात उसके देश के नागरिक एक मत मानते हों, एक मत होते हों उन पर, वह संविधान है। ठीक, अब बात करते हैं कि ये जो बुनियादी नियम थे, इनको संग्रह के या समुच्चय को संविधान कहते हैं। इन पर ये जो एकमत होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जो बुनियादी नियम हैं या जो संविधान है, इस संविधान को या इन बुनियादी नियमों को बनाएगा कौन। ठीक, कौन बनाएगा, ऐसे नियम कौन तैयार कर लेगा कि जो सबको मान्य होंगे। भाई एक व्यक्ति बोल रहा कि हमारे धर्म पूरे देश में कर दो, कोई बोला नहीं हमारी नस्ल के लोग केवल हमारे देश में हो, जैसे जर्मनी में हुआ। रंग वाले लोग कहें गोरे ही लोग हों, या काले वाले कहें काले ही लोग हों, लिंग वाले कहें कि पुरुषों ने महिलाओं पर अत्याचार किए इसलिए पुरुष हटा दो यहाँ से। तो हर व्यक्ति अपनी अलग अलग बात कर रहा है। तो ऐसे में ऐसे नियम कौन बनाएगा जो सबको मान्य होंगे। तब हम देखते हैं कि नियम कैसे कैसे बने हैं विश्व में। तो पहला बिंदु, राजतंत्र में ऐसा तंत्र जिसमें राजा का शासन होता हो, जैसे अकबर, दिल्ली सल्तनत या पुराने राजा महाराजा। राजतंत्र में नियम कौन बनाता था, राजा। राजा का वाक्य ही कानून है, राजा बनाएगा। नियम कौन बनाएगा,
राजा। दूसरा पॉइंट, एक देश रहा है, मैं बताऊंगा आगे चलकर आपको, इंटर में बहुत काम आएगा ये, फिलहाल अभी भी आपको नाम सामने आएगा, सोवियत संघ। यह एक ऐसा देश है, जैसे हम मार्क्सिस्ट देश बोलते हैं, समाजवादी देश बोलते हैं, और समाजवादी देशों की पहचान क्या होती है, उसमें एक पार्टी का शासन होता है, एक ही पार्टी होगी, उसका शासन होगा और वही नियम बनाएगी। एक पार्टी पूरे देश के लिए नियम बना देगी। तो उसमें दूसरा दल नहीं होगा, जैसे भारत में कई दल हैं, हमारे यहाँ बहुदलीय प्रणाली है, इसमें सबसे फेमस आपका बीजेपी है, उसके बाद कांग्रेस है, बीएसपी है, एसपी है, एनसीपी है, तृणमूल कांग्रेस है, और ये बहुत सारी हैं पार्टी, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक पार्टी होगी। अब तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, वह कौन है? तीसरे में होता है आपका लोकतंत्र, जो आज दुनिया के अधिकांश देशों में है, और यह शासन की सबसे आधुनिक प्रणाली और सफल प्रणाली भी है। इसमें नियम कौन बनाता है? जनता। ठीक, यह मिला आपको प्रश्न। तो अब तक हमने क्या देखा? संविधान की आवश्यकता क्यों है? ताकि अलग अलग जो विविधताओं के सदस्य हैं उनके बीच में तालमेल और भरोसा बैठ सके। और वह कैसे बैठेगा? कुछ बुनियादी नियमों पर सब लोग एकमत हो जाएं। ठीक है, होगा एकमत। उन्हीं एकमत नियमों को ही, उन बुनियादी नियमों के संग्रह को हम संविधान कहते हैं। लेकिन अब ये नियम बनाएगा कौन? तब राजतंत्र में राजा बनाता था, सोवियत संघ नामक देश या साम्यवादी देशों में कौन बनाता है? एक पार्टी बनाती है। लोकतंत्र में कौन बनाता है? जनता बनाती है। ठीक, अब अगर हम भारत की बात करें, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश, लोकतांत्रिक देश है। किसकी बात करें? भारत की। ठीक, भारत, तो भारत की आबादी कितनी है भाई? 140 करोड़। अब नई जनगणना होगी, उसमें हो सकता है कि और बड़ी हो जाए आबादी, 160 करोड़ हो जाए या 150 करोड़ हो जाए। तब ऐसे में ये संख्या और बढ़ जाएगी। अब 140 करोड़ लोग मिलकर क्या कोई नियम बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तब एक कार्यक्रम शुरू होता है, क्या? प्रतिनिधियों का। ये जब आप चैप्टर 4 पढ़ेंगे, जिसमें आपको चुनाव और प्रतिनिधित्व पढ़ाएंगे हम आपको चैप्टर 4 में, तब हम बताएंगे आपको कि प्रतिनिधि क्या होता है। फिलहाल इतना समझ लो कि एक बहुत बड़ा समूह है और उस समूह ने मिलकर अपना एक व्यक्ति चुन लिया, उसी को बोलते हैं प्रतिनिधि। अब उस व्यक्ति की आवाज़ ही उस पूरे समूह की आवाज़ होगी। इसके उदाहरण में आप देख सकते हो क्लास का मॉनिटर। ठीक, क्लास का मॉनिटर। अब क्लास का मॉनिटर जो भी बोलेगा, वह जो आवाज़ होगी उसकी पूरी क्लास की आवाज़ है। अगर पंखा चाहिए तो प्रिंसिपल सर मॉनिटर को उठाएंगे वहाँ से और बोलेंगे आपको क्या चाहिए, उसने कहा सर पंखा चाहिए, बस क्लास को पंखा मिल जाएगा। माना जाएगा कि इस मॉनिटर ने जो भी बोला है पूरा क्लास की मांग भी वही है। ऐसे ही छोटे छोटे ग्रुप्स के प्रतिनिधि हो जाएंगे। ठीक, ये प्रतिनिधि, अब इनकी संख्या हो गई सीमित। अब ऐसे मान के चलो 140 करोड़ के प्रतिनिधि कितने हो गए? मात्र 1000। अब 1000 लोग मिलकर बैठकर क्या बनाएंगे? कानून या फिर बुनियादी नियम। बुनियादी नियम, ये मिलकर बुनियादी नियम बनाएंगे। बुनियादी नियमों को ही दूसरी भाषा में बोलते हैं विधि बनाएंगे। ठीक, विधि बनाएंगे। अब प्रश्न यह उठता है कि जो विधि बनाएंगे, बुनियादी नियम बनाएंगे सब मिलकर, इसी को हम बोल देते हैं विधायिका। जो बनाता है नियम उसको क्या बोल देते हैं हम लोग? विधायिका। अब प्रश्न क्या हुआ, क्या विधि और ये जो विधि बनाने की शक्ति है, ये जो विधायिका का कार्य करने का तरीका है, कैसे काम करेगा, ये सब कौन बता रहा है आपका? यह बता रहा है आपका कौन? संविधान। ध्यान रखना, संविधान भी यही बनाएंगे और बाद में संविधान भी इन्हीं को ताकत, संविधान भी इन्हीं को बताएगा कि आपको आगे काम कैसे करना है। तो संविधान ही सब कुछ बता रहा है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या ये विधायिका जो कानून बना रही है या नियम बना रहे हैं, क्या इनको नियम बनाने की जो शक्ति है, इनके पास शक्ति है, वह असीमित है? असीमित समझते हैं, असीमित बोलते हैं कि ऐसी शक्ति
इस पर कोई भी सीमा ना लगी हो, लिमिट ना लगी हो, अनलिमिटेड हो। जैसे खेलना हो तो अनलिमिटेड खेलते हैं बच्चे, नहीं भाई, टाइम होता है, पढ़ाई का भी टाइम होता है। क्या वह शक्ति असीमित है? क्या वो कुछ भी नियम बना सकते हैं? नहीं, यह असीमित नहीं है, यह सीमित है। और इस पर सीमाएं कौन लगाता है? अब तक तो आप प्रेडिक्ट कर चुके होंगे। इस पर सीमाएं कौन लगाता है? आपका संविधान। संविधान ने ही विधायिका को तैयार किया। विधायिका इतना बड़ा राक्षस न बन जाए कि वह असीमित शक्ति प्राप्त कर ले और आम जनता के लिए कुछ अनुचित नियम बना ले। इसलिए उसी विधायिका पर सीमाएं लगाई गई। वो किसने लगाई? संविधान ने। ठीक, अब हम बात करते हैं, अगर इसने कोई नियम बना दिए, मान के चलिए इस विधायिका ने कोई अनुचित नियम बना दिया, अनुचित, तब इस अनुचित नियम को रोकने के लिए संविधान ही एक नई संस्था बनाता है जिसको बोलते हैं हम न्यायालय। ठीक, जिसे बोलते हैं न्यायपालिका। अब आप दो चीज़ों से परिचित हो चुके हैं, एक न्यायपालिका और दूसरी, इसमें यहाँ गलती हो गई, विधायिका। चलिए, एक प्रश्न और उठता है कि जो बुनियादी नियम बना दिए, तो क्या बुनियादी नियम बना देने से सब लोग उन नियमों को मानने लगेंगे? क्या केवल कमज़ोर लोग मानेंगे उनको, या ताकतवर लोग नहीं मानेंगे? तब क्या होगा? तो क्या जो नियम बने हैं उन नियमों पर काम भी कोई करे या करवाए आम जनता से? तो बिल्कुल इन नियमों को लागू भी कराया जाता है, लागू भी कराया जाता है। और जो लागू कराता है उसको हम बोल देते हैं सरकार। इसको हम तकनीकी भाषा में बोल देते हैं कार्यपालिका। अब आपने शासन के 3 अंग देख लिए। पहला विधायिका, धीरे धीरे ये आप ही हैं जो सीख रहे हैं, इसने अभी तक आपने नाम नहीं सुना था, लेकिन आप धीरे धीरे सीख चुके हो। दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। ये 3 अंग हैं या 3 संस्थाएं हैं, और इन संस्थाओं को शक्ति कहाँ से मिल रही है? संविधान से। ये आपका संविधान का काम है। ठीक है, अब हम पहुँचते हैं अपने चैप्टर पर। ये था अब तक का रिवीजन। 18 मिनट लग गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आराम से तसल्ली से पढ़ेंगे इसको। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य के साथ पढ़िए। चलिए, अब हम पहुंचते हैं अपने चैप्टर पर। चैप्टर में हमारी जो किताब चल रही है सिद्धांत और व्यवहार, जिसमें हमारा चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे। हमने 3 काम पढ़ चुके हैं। तीसरा काम हमारा हमने यहीं पर छोड़ा था उस दिन। तीसरा काम क्या था कि सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए। यह संविधान का काम है, बिल्कुल लगा रहा है। यह सीमाएं इस रूप में मौलिक हों कि सरकार कभी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। इसी को हमने बोला था क्या होते हैं? मौलिक अधिकार। और यदि मौलिक अधिकारों पर कोई दिक्कत आती है, तब कौन बैठा है आपके लिए? सुप्रीम कोर्ट। मैंने क्या बताया? न्यायालय। सरकार के द्वारा अनुचित नियम बनाना या लागू करने को कौन रोकता है? न्यायपालिका। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। थोड़ा जूम करते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। समाज की आकांक्षाएं, कुछ शब्द हैं आपके हिसाब से अभी थोड़े से वो कठिन होंगे। आकांक्षाएं और लक्ष्य। आकांक्षाएं बोलते हैं कि हम कुछ पाने की अपेक्षा रखते हों, हम कुछ पाने की इच्छा रखते हों, या हमारे कुछ लक्ष्य हों।
तो समाज हमेशा अपनी उन्नति करना चाहता है। समाज उस समाज में व्याप्त बुराइयों को हटाना चाहता है। वह बुराई किसी प्रकार की हो सकती हैं। तो समाज हमेशा अग्रसर होता है ऊपर की तरफ। वह जो बुराइयां हैं उनको ख़त्म करना चाहता है, समानता को बढ़ावा देना चाहता है। यह सारे कार्य हैं। अब एक समाज में गरीब भी है और अमीर भी है, ठीक है। अब इसको ऐसे समझते हैं, यहाँ पर एक समाज में गरीब भी है और अमीर भी है। गरीब व्यक्ति गरीब है, एक है अमीर। अब गरीब के पास शिक्षा के अवसर कम हैं, स्वास्थ्य के अवसर कम हैं, साथ ही साथ शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, या फिर कई और जैसे गरिमापूर्ण तरीके से जीवन नहीं जी पाएगा। दूसरी तरफ अमीर है, इसका जस्ट उल्टा है, वह विपरीत है। इसके पास सारी चीज़ों के अवसर अच्छे खासे हैं। अब सोसाइटी ये चाहती है कि इनके बीच की जो खाई है, ये जो अमीर और गरीब के बीच की खाई है, ये पट जाए। अर्थात गरीब और अमीर के बीच का जो गैप है वो कम हो। ऐसा ना हो कि गरीब इतना गरीब हो जाए कि वो जी ही ना पाए, और अमीर इतना अमीर हो जाए कि वह आम व्यक्ति की पहुंच से बाहर हो जाए। तो सोसाइटी चाहती है कि ये जो विविधताएं हैं, पैसे वाली, इकोनॉमी वाली, या फिर सामाजिक असमानताएं हैं। सामाजिक असमानताएं कौन सी होंगी? जैसे जाति, जो ऊपर जिसे हम सवर्ण जाति बोलते हैं, इनके पास हर चीज़ का एक्सेस है, इनके पास पैसा भी ज़्यादा है, सोसाइटी में उनका उच्च स्थान भी है, ये शिक्षा भी इनके पास अच्छी खासी है, अवसर भी हैं बहुत रोजगार के। और दूसरी तरफ हम तथाकथित निम्न वर्ण बोल दीजिए, या अन्य जातियाँ जो पिछड़ी हुई हैं, उनके पास अवसर कम है, उनके पास सोसाइटी में अवसर कम है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं, जिन्हें हम जनरल कैटेगरी बोलते हैं, या ब्राह्मण लोग हैं, या क्षत्रिय लोग हैं, इनके पास संसाधन पूरी समाज के संसाधनों का 90-80% है। इनकी सोसाइटी में इनको पूंछ भी खूब है इनकी। जबकि गरीब आदमी को रोज़गार भी कम है, शिक्षा भी कम है, पढ़ाई भी नहीं करते हैं, तो ये छोटे छोटे काम करते रहते हैं, जीवन यापन अपना करते हैं। तो जातिगत भेदभाव है। दूसरी बात, धर्म को लेकर धार्मिक भेदभाव है। तो समस्या ये है कि सोसाइटी में हर वर्ग का व्यक्ति है, हर एक नस्ल का व्यक्ति है। ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में सरकार का या राज्य का काम सिर्फ इतना नहीं है कि वह निर्णय लेने की शक्ति का वितरण, और संविधान का कार्य सिर्फ इतना नहीं है कि उसको निर्णय लेने की शक्ति का वितरण कर दे वह, कि अर्थात निर्णय कौन लेगा, नियम कौन बनाएगा, संसद बना देगी। सरकार की शक्ति पर प्रधान कोई ऐसा नियम ना बना दे कि दिक्कत हो तो शक्ति पर अंकुश भी लगाएगी। सिर्फ इतना काम नहीं है संविधान का। संविधान का काम यह है कि वह सरकार को कुछ सकारात्मक कार्य, सकारात्मक समझते हो कि ये जो कार्य हैं, ये वाले अमीर गरीब के बीच की खाई को पाटना, जाति वाले मामले में सोसाइटी में हस्तक्षेप करना, या धर्म के मामले में हस्तक्षेप करना, तो कुछ सकारात्मक कार्य करे, कुछ लोक कल्याण के, लोक कल्याण के कार्य करे। तो इसके पास शक्ति भी होनी चाहिए, सीमाओं के साथ शक्ति भी होनी चाहिए। किसके पास? सरकार के पास। और ये शक्ति कौन देगा? संसद। ताकि सोसाइटी की आकांक्षाएं पूरी हो सकें। सोसाइटी जहाँ जाना चाहती है, हर समाज, सबसे बेहतर समाज कौन सा है? वह समाज जहाँ पर न्यायपूर्ण हो मामला, जहाँ पर संसाधनों का वितरण न्यायपूर्ण तरीके से हो, जहाँ पर कोई व्यक्ति अपने आप को यह ना महसूस कर सके, उसे यह ना महसूस हो कि उसके साथ गलत हो रहा है, उसके साथ अन्याय हो रहा है। हर व्यक्ति के साथ न्याय हो, गरीबी खत्म हो जाए, कोई व्यक्ति इस
यह सोच के हीन भावना महसूस ना करे कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं हैं। किसी बच्चों को इसलिए शिक्षा ना मिले, मतलब इसलिए शिक्षा से वंचित ना रह जाए कि उसके पास पैसा नहीं था। एक अच्छा समाज, एक खुशहाल समाज या विकसित समाज, सभ्य समाज वही होता है जो अपने समाज के हर वर्ग को खुश कर सके, अंततः कम से कम न्याय तो कर ही सके। तो उसके लिए क्या है, सरकार को कुछ शक्तियाँ भी दिया कि सरकार हस्तक्षेप करके कुछ बढ़िया काम भी कर सके। तो गरीब और अमीर के बीच की खाई को मिटाने के लिए क्या कर सकती है सरकार, कि अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों को संसाधन देना। जैसे अमीरों से टैक्स लिया और जो गरीबों के बच्चे हैं उन्हें सरकारी स्कूल में पढ़ाया, शिक्षा फ्री कर दी, उनके हॉस्पिटल्स बनवा दिए, उन्हें स्वास्थ्य फ्री कर दिया, उनके पास अगर वकील के लिए पैसे नहीं, सरकारी वकील उनको दे दिया। जाति में अगर कोई किसी प्रकार का भेदभाव हो रहा है सोसाइटी में, तो ऐसे भेदभाव को कानून के माध्यम से कम करें। जैसे अस्पृश्यता का अंत, संविधान ने खुद बोला अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत हो जाएगा। जो छुआछूत जैसी चीज़ें बोलेगा तो उसके लिए सजा होगी। दूसरा, धर्म के आधार पर किसी प्रकार का कोई कर नहीं लिया जाएगा, टैक्स नहीं लिया जाएगा, कोई किसी प्रकार का शोषण नहीं हो सकता है, ज़बरदस्ती धर्मांतरण नहीं होगा, हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता होगी। तो ये जो सकारात्मक कार्य हैं यह भी कर सके। ये काम किसके होंगे, अब सरकार के। तो आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य की पूर्ति भी करे हमारा संविधान। वह कैसे कर सकता है, सकारात्मक कार्य करके। उदाहरण के लिए भारत की आकांक्षा क्या है, जिसमें जातिगत भेदभाव ना हो। तो हमारी सरकार को समर्थ इतना बना दो कि उस जातिगत भेदभाव खत्म कर सके। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की, कुछ पुरानी चीज़ें हैं। उसका एक नस्लीय भेद, दक्षिण अफ्रीका वही देश है जिसमें महात्मा गांधी गए थे, साउथ अफ्रीका। हम जब ये अफ्रीका महाद्वीप देखते हैं, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है मान लो, तो उसमें ये दक्षिण अफ्रीका यहाँ पर आता है और ये आपका इंडिया है। ठीक है, इंडिया से महात्मा गांधी आपके दक्षिण अफ्रीका रहे थे, करीब 20 साल के आसपास इन्होंने यहाँ बिताए हैं और यहीं से ही इन्होंने अपने सारे कार्यक्रम शुरू किए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, शुरुआत उनकी यहीं से हुई थी। तो यह उनका रिहर्सल था। उसके बाद जब वापस लौटे हैं महात्मा गांधी भारत में, तो यहाँ के जितने अनुभव थे उन अनुभवों को यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने इस्तेमाल किया और पूरे के पूरे समाज को जोड़ा उन्होंने और समाज के बीच तालमेल बिठाया, जो कि संविधान बनाने की प्रक्रिया में बहुत काम आया। आज़ादी मिली वो एक बात है, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन को पूरे भारत के स्तर पर फैला दिया। तो उन्होंने इस राष्ट्रीय आंदोलनों में अपने दक्षिण अफ्रीका के एक्सपीरियंसेस, अनुभवों को उन्होंने इस्तेमाल किया। ये वही दक्षिण अफ्रीका है और इस दक्षिण अफ्रीका में भी एक नस्लीय भेदभाव था। नस्लीय भेद, नस्ल बोलते हैं रंग के आधार पर या शरीर की बनावट के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव हो। दक्षिण अफ्रीका में था श्वेत और अश्वेत के बीच का, गोरे और काले का भी। ये दुनिया के सबसे बड़े भेदभाव में से एक है, श्वेत और अश्वेत। और हमारी सोसाइटी, हमारे समाज में भी ऐसे भेदभाव बने हुए हैं, सामाजिक स्तर पे तो है ही हैं कम से कम। तो इस भेदभाव को दूर करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के जो नया संविधान बना, उसने सरकार को इस योग्य बनाया कि वह भेदभाव को मिटा सके। तो सरकार कुछ एक्स्ट्रा काम कर रही है, तो जब उसको योग्य बनाया, सरकार काम करेगी, तो उसके उन कार्यों को बोलते हैं हम सकारात्मक कार्य। क्योंकि कोई समाज इस प्रकार के भेदभावों को एक्सेप्ट नहीं करता। हर चाहता है व्यक्ति कि उसका समाज सबसे अच्छा हो। ठीक, अब भारत में क्या है, जब भारत का संविधान बन रहा था तो भारत के भी संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की बुनियादी भौतिक ज़रूरतें, भौतिक ज़रूरतों में आती है आपकी रोटी, कपड़ा और मकान। कोई भी सर ऐसा ना हो जिसके ऊपर छत ना हो, कोई भी तन ऐसा ना हो जिस पर कपड़ा ना हो, कोई व्यक्ति भूखा ना सोए। ये तो भौतिक ज़रूरतें हो गई। साथ ही साथ शिक्षा, यह भी महत्वपूर्ण है।
तो हर व्यक्ति को ये कम से कम ये तो मिलना चाहिए। तो इस आधार पर और जब ये सब कुछ मिल जाएगा तब वह गरिमापूर्ण और सामाजिक आत्मसम्मान से भरा हुआ व्यक्ति होगा। जिसके पास ये सारे, उसका आत्मसम्मान, कॉन्फिडेंस भी अच्छा होगा, गरिमापूर्ण भी जीवन जिएगा वो। तो ऐसे में सरकार रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा उपलब्ध कराए, ऐसे लिए सरकार को सामर्थ्यवान भी बनाना है। उसको ऐसा सामर्थ्य प्रदान भी करना है कि वो सबको सुन सके, सबके बारे में सोच सके। तो जब वो ऐसा काम करेगी तो सरकार कैसी हो जाती है? वो लोक कल्याणकारी सरकार। संविधान सिर्फ इतना नहीं चाहता है कि नियम बन जाए, नियमों का लागू हो जाए और सरकार पर सीमाएं लग जाएं, बल्कि सरकार कुछ और भी कर सके। उन औरों को बोलते हैं लोक कल्याणकारी। लोक कल्याणकारी, लोगों का कल्याण हो ऐसे कदमों से, ऐसी नीतियों से, उनको बोलते हैं हम लोक कल्याण कदम। तो ये होते हैं लोक कल्याणकारी कदम, जिन्हें कानून की मदद से लागू भी किया जा सकता है। और इन लोक कल्याणकारी कदमों को हम दो चीज़ों में देखेंगे खासकर। पहला तो उन्होंने लिखा हुआ है कि इन प्रावधानों को हमारी संविधान की प्रस्तावना से समर्थन मिलता है, और दूसरा क्या है, मौलिक अधिकारों वाले भाग में पाए जाते हैं। तीसरा एक और चीज़ है, तीसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिनको हम शॉर्ट में बोलते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू स्टेट पॉलिसी, ये भी आपको मिलेगा। ये मिलेगा आपको भाग 4 में, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे आगे चलकर, इसको आप डिटेल में हम बात करेंगे। तो फिलहाल देखते हैं क्या कि हमारी प्रस्तावना में क्या बोला गया था, कि जैसे हमने अभी देखा है, हर उस चीज़ को आप देख लिया करो, कोई चीज़ छोड़ो मत। देखिए ये है हमारी प्रस्तावना। क्या है, हमने क्या बताया प्रस्तावना में? हम अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, हम नागरिकों को क्या देंगे? हम देंगे जस्टिस। कैसा? सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। उन्हें देंगे हम स्वतंत्रता, यह भी अधिकार हुआ आपका, किस चीज़ की? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। उनमें हम देंगे समता, किस चीज़ की? प्रतिष्ठा और अवसर की, ये हम समता देंगे। तो 3-4 चीज़ें हम ये दे रहे हैं, तो ये मिलता है। आगे हम देखेंगे DPSP में भी, लेकिन वो आगे कक्षाओं में होगा। तो फिलहाल आपने एक चीज़ यह देख ली। अब एक छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है, उसमें हम देखते हैं उसमें क्या क्या है, कुछ हमारे मतलब का है कि नहीं है। पहला है कि संविधान सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों का ही नाम नहीं है, बल्कि सरकार को ऐसी शक्तियाँ भी देता है जैसे समाज की भलाई कर सके। जैसे दक्षिण अफ्रीका का संविधान, उसके सरकार को क्या देता है कि वह पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे, अन्यायपूर्ण भेदभाव से व्यक्तियों और समूहों को बचाने का प्रयास करे और सभी के लिए पर्याप्त आवास और स्वास्थ्य सुविधाएं दे। तो यही तो सारे लोक कल्याणकारी काम हैं, कि केवल सरकार नियम नहीं बना दे, बल्कि ऐसे नियम बनाए जिससे लोगों का कल्याण हो सके। इंडोनेशिया का क्या काम है? इंडोनेशिया के संविधान क्या बोलता है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाए कि पूरे देश को शिक्षा मिल सके, कोई ऐसा बच्चा न रह जाए जिससे शिक्षा से वंचित हो। साथ ही साथ वह गरीब और अनाथ बच्चों की देखभाल करेगा। जो बच्चे गरीब हैं और अनाथ हैं, उन्हें सिग्नल पर भीख मांगने के लिए नहीं छोड़ देंगे हम उनके रहने का बंदोबस्त करेंगे, उनकी शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सब कुछ। तो ये इंडोनेशिया सरकार इतना बड़ा काम करती है। अब छोटा सा ये चुन्नी मुन्नी में से कोई एक है, उन्नी मुन्नी में से ये देखो, पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी सरकार से लोगों की कुछ आकांक्षाएं पूरी करने की अपेक्षा रखते हैं। कि इन तत्वों में क्या दिया है कि वह लोगों के बारे में और अच्छा काम करेगा। जैसे मैं एक दो एग्जाम्पल देता हूँ कि DPSP में एक बात लिखी हुई है कि वह महिलाओं और पुरुषों को समान वेतन देंगे। राज्य क्या काम करेगा? मेल्स और फीमेल्स दोनों को एक जैसी तनख्वाह मिलेगी और एक जैसा काम कर रहे हैं। कई जगह ऐसा नहीं है, लेकिन सरकारी क्षेत्रों में तो कर ही दिया गया है। आगे चलकर धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर्स में भी ऐसा हो जाएगा। और बहुत सारी चीज़, शराबबंदी है, गोवध निषेध है और पर्यावरण संरक्षण है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब DPSP में लिखी हुई हैं ताकि वो सरकार को निर्देश दे सकें कि आगे आप ये काम करिए।
ठीक है, ये टॉपिक हो गया। अगला टॉपिक क्या है, संविधान और क्या काम करता है। संविधान अगला काम करता है राष्ट्र की बुनियादी पहचान, कि यदि संविधान किसी समाज की सबसे पहली बुनियादी पहचान होता है, जैसा संविधान होगा हम बोल देंगे समाज वैसा ही होगा। ठीक, हमारे संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है कि भारत कैसा है, देखिए एक बार और देखते हैं। चलिए, ये है आपकी प्रस्तावना। भारत कैसा है, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, अर्थात भारत अपना संप्रभु है, भारत अपना प्रभु खुद है, भारत अपनी इच्छा से चलता है, किसी और देश की इच्छा पर नहीं चलता। भारत समाजवादी है, अर्थात समानता की बात करता है। भारत धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष है, अर्थात भारत में कोई एक धर्म का शासन नहीं है, बल्कि सभी धर्मों को एक जैसा समानता का भाव है। लोकतंत्रात्मक, अर्थात भारत में अंतिम शक्ति जनता के हाथ में निहित है। भारत गणराज्य है, भारत का कोई राजा नहीं है, हमारे यहाँ राजवंश नहीं चलता है, हमारे यहाँ राजा कोई भी व्यक्ति बन सकता है। हमारे राजा का पद क्या होता है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति कोई व्यक्ति बन सकता है जो कि न्यूनतम योग्यता रखता हो, जो हम आगे पढ़ेंगे कितनी उम्र होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए। तो यह हमारा जो संविधान है उसने क्या बता दिया, भारत कैसा है, भारत लोकतंत्रात्मक है, भारत गणराज्य है, भारत पंथनिरपेक्ष है। तो संविधान जो होता है वो राष्ट्र की बुनियादी पहचान होती है। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो क्या है कि जिन नियमों पर हम सहमत हो जाते हैं वही हमारी पहचान बन जाते हैं। कि नियम पर सहमत क्या हुआ कि हम सब लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपना शासक चुनेंगे, तो हम प्रशासन कैसे होगा, लोकतांत्रिक तरीके से। तो हम कैसे हो गए, लोकतंत्र। शासितों में कौन कौन से लोग होंगे, कौन हम पर शासन करेगा, कैसे विधायक होंगे, कैसे सांसद होंगे, कौन राष्ट्रपति होगा, क्या हम गणराज्य होंगे, नहीं होंगे। तो ये भी हमारी बुनियादी नियम हो गया। साथ ही साथ हम सब अपनी छोटी मोटी चीज़ें भूलकर जो हम बुनियादी नियमों और सिद्धांतों पर सहमत हुए हैं, यही हमारी राजनीतिक पहचान बन जाती है। तो हमारी राजनीतिक पहचान क्या है, हम कैसे हैं, हम लोकतंत्र हैं, इस पर हम सब सहमत हो गए, पहला। दूसरा, हम पंथ निरपेक्ष हैं, हमारे देश में बहुत सारे धर्म हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हम पंथ निरपेक्ष हैं। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि देश किसी धर्म का नहीं है, धर्म से अलग है, देश का कोई धर्म नहीं है, देश हर धर्म के लिए एक जैसा व्यवहार रखेगा। तीसरा पॉइंट क्या हो गया, हम गणराज्य हैं, अर्थात हमारा जो राष्ट्रपति होगा वो कोई भी बन सकता है, वो चुना जाता है। द हेड ऑफ द स्टेट शुड बी इलेक्टेड। चौथा क्या है, हम समाजवादी भी हैं, थोड़े बहुत, प्रॉपर नहीं, समाजवादी हैं हम मार्क्सवादी नहीं, समाजवादी हैं, अर्थात हम समानता की बात करते हैं। पांचवा, हम संप्रभु हैं, हम किसी और देश पर नहीं चल रहे हैं। जब इंग्लैंड के हम गुलाम थे तब इंग्लैंड की इच्छा पे चलते थे, अब हम खुद अपनी इच्छा पर चलते हैं। तो यह हमारी राजनीतिक पहचान है। साथ ही साथ क्या है कि संवैधानिक नियम हमें एक ऐसा विशाल ढांचा प्रदान करते हैं जिसके अंतर्गत हम व्यक्तिगत आकांक्षाओं, अर्थात व्यक्तियों की आकांक्षाओं, लक्ष्य और स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं। अब तक हम क्या करेंगे, पूरी देश की हमारी क्या पहचान है, अब व्यक्तियों की क्या पहचान है। तो संविधान आधिकारिक बंधन लगाकर यह तय कर देता है कोई क्या कर सकता है क्या नहीं। तो ये क्या होती है, नैतिक पहचान। अर्थात संविधान व्यक्तियों को भी बताता है आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या होगी, हमारी नैतिक पहचान। तो इसमें हमने क्या देखते हैं कि जैसे हमारे देश में अनुच्छेद 19 के तहत हमने क्या बोला कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आप किसी को गालियाँ नहीं दे सकते, आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं, आप कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जिससे देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुँचे, या फिर देश के पब्लिक ऑर्डर को, लोक व्यवस्था को नुकसान पहुँचे। तो ये भी संविधान बताता है कि आप कर सकते हैं, ये कर सकते, ये नहीं कर सकते। आप कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकते जिससे देश की अखंडता को, आप ये नहीं कि आपका मन कर रहा है कि आप अपने पड़ोसी देश, दुश्मन देशों को अपने राज बता रहे हैं, तो ये नहीं कर सकते। तो ये हमारी एक नैतिक पहचान भी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम एक छोटी मोटी चीज़ देखते हैं कि अगर हम सरकारों के अलग अलग, दुनिया के देशों के संविधान देखें तो हर देशों के सरकार के अलग अलग स्वरूप हैं, अलग अलग तरीके हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें उनमें साझा हैं, एक जैसी हैं। अधिकतर संविधान मौलिक अधिकारों की बात करते हैं,
हमारा संविधान भी करता है भाग 3 के तहत, अमेरिका का भी करता है, दक्षिण अफ्रीका का भी करता है, कई देशों का करता है। और ऐसी सरकारें हम संभव बनाते हैं जो किसी न किसी रूप में लोकतांत्रिक होती हैं, अर्थात लोगों ने ही उनको चुना होता है, लोगों के ही होती हैं वो। तो ये भी कॉमन है लोगों में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा अलग अलग संविधानों में अलग अलग ढंग से उनकी राष्ट्रीय पहचान कैसी कैसी है। तो लिखा है कि ज़्यादातर जो राष्ट्र हैं वो उनकी जटिल ऐतिहासिक परंपराएं रही थीं, और यही कारण है कि उन्होंने अपने जो विभिन्न समूह थे उनको अलग अलग तरीके से मिलाया आपस में। भारत ने कैसे मिलाया? भारत ने राष्ट्रीय आंदोलनों के दौरान एकता आई, उन विविधता में एकता आई। भाई गांधी जी उत्तर प्रदेश मान के चलो ये आपका पूरा भारत है, मान लो ये भारत है, तो गांधी जी यहाँ भी जा रहे हैं, गांधी जी यहाँ भी जा रहे हैं, 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 यहाँ भी जा रहे हैं। तो ऐसे में पूरा देश एकजुट हो रहा है, ठीक। लेकिन हर देश ने अपना अलग अलग काम किया है। अब देखते हैं जर्मनी का निर्माण कैसे होता है, जर्मन नस्ल के आधार पर होता है। तो संविधान ने इस पहचान को व्यक्त की कि हम जर्मन नस्ल के लोग सबसे पवित्र होते हैं। दूसरी ओर भारत में नस्लीय और जातीयता भेदभाव नहीं है कि हमारी नागरिक कोई व्यक्ति नागरिक के लिए शर्त यह नहीं कि खास एक नस्ल का हो या खास रंग का हो या खास जाति का हो। हमारे यहाँ नागरिक हर व्यक्ति हो सकता है, उसका तरीका अलग है, क्राइटेरिया अलग है। उसके माता पिता में से कोई व्यक्ति, ये दोनों लोग, या उनके दादा या दादी में से, ये सब हम नागरिकता चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे। लेकिन हमारे यहाँ जर्मनी जैसा हिसाब किताब नहीं है, हमारे यहाँ बिल्कुल अलग है। हम नागरिकता के आधार के रूप में मान्यता हमने नस्ल को नहीं दी है या जाति को नहीं दी है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि हर राष्ट्र में देश की केंद्रीय सरकार होती है और विभिन्न क्षेत्रों के बीच सरकारें होती हैं। जैसे देश है अपना भारत, उसमें एक तो दिल्ली की सरकार जिसे बोलते हैं केंद्रीय सरकार, और बाकी राज्यों की सरकारें होती हैं छोटी छोटी। इन दोनों सरकारों के बीच के संबंध कैसे हैं, अर्थात इसी को हम बोलते हैं क्या, संघवाद, कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच के संबंध कैसे होंगे। तो हमारा देश का क्या है, वह देश कैसा है, संघीय है, संघवाद है। तो ये हमारी राष्ट्रीय पहचान है। तो राष्ट्रीय पहचानों में हमारी क्या क्या हो गया, हम संघवादी हैं या संघवाद है हमारे अंदर, हम संघीय राज्य हैं, हम लोकतांत्रिक हैं, हम पंथनिरपेक्ष हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी हैं। अब हम देखते हैं संविधान की सत्ता, ताकत क्या है संविधान की, उसकी पावर क्या, अथॉरिटी क्या है। तो हम देखते हैं कि कुछ एक चार्ट दिया हुआ है जिसको मैंने पहले ही फिल कर लिया था। अब आपको छांटना है कि सरकार किसी भी नागरिक को किसी धर्म का पालन करने या न करने की आज्ञा नहीं दे सकती। तो यह सरकार को रोका जा रहा है या सरकार को और आगे बढ़ावा दिया जा रहा है, तो रोका जा रहा है। तो ये क्या है, सीमा लगाई गई है सरकार के ऊपर, ठीक है। सरकार को आय और संपत्ति की असमानता को कम करने का प्रयास, आय मतलब इनकम, संपत्ति मतलब पैसा, उसके पास कितनी संपत्ति है, तो इनके बीच यदि असमानता है, लोगों के बीच बहुत अंतर है, कोई बहुत अमीर है कोई बहुत, तो इसको कम करने का प्रयास करना, तो ये क्या है, तो उसकी सरकार की शक्ति है, उसे ऐसा एक कार्य दिया गया है ताकि वो कर सकती, तो ताकत दी गई है किसके द्वारा, संविधान के द्वारा। राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की शक्ति है, राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की शक्ति है। तो यह संविधान राष्ट्रपति को शक्ति देता है, या एक प्रकार से ये सीमा भी है। क्यों, हमारा प्रधानमंत्री निरंकुश नहीं हो सकता, उसे कौन देता है, राष्ट्रपति उसको नियुक्त करता है। तो एक प्रकार की ये सीमा भी है सरकार के ऊपर, क्योंकि सरकार का मुखिया है तो राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक मुखिया प्रधानमंत्री होता है। हम आगे चलकर देखेंगे। संविधान का वह सर्वोच्च कानून जिसका सभी को पालन करना पड़ता है, यह शक्ति है संविधान की, ठीक है। सरकार को भी करना पड़ता है, तो यह भी एक प्रकार की सीमा भी है, ठीक है। भारतीय नागरिकता किसी खास नस्ल, जाति, धर्म तक सीमित नहीं है, तो यह भी सीमा है, ठीक है। तो क्या शक्ति है क्या सीमा है, ये हम देखते हैं। तो आपने इन सब बिंदुओं में एक बात सीखी होगी कि हमें सारे काम करने के लिए डिपेंड किस पर रहना चाहिए, संविधान पर। यही कारण है कि अधिकतर समाजों में एक संविधान होता है। लेकिन संविधान के बारे में 3 प्रश्न और कर सकते हैं। संविधान क्या होता है, आपको पता है। संविधान कितना प्रभावी है, अर्थात संविधान की बात कितने लोग मानते हैं, अर्थात संविधान को लागू करने का तरीका क्या है। क्या संविधान न्यायपूर्ण है, क्या संविधान समाज के हर व्यक्ति को न्याय दे सकता है, ये 3 प्रश्न हैं। इन 3 प्रश्नों को हम आगे चलकर अलग अलग पॉइंट में देखते हैं।
चलिए, तो अधिकतर देशों में संविधान एक लिखित दस्तावेज बोलते हैं, प्रॉपर एक लिखित डॉक्यूमेंट होता है, उसे बोलते हैं दस्तावेज, रिटन में। हमारा संविधान लिखा गया 2 साल 11 महीने 18 दिन, अभी डिटेल में देखें, इसी चैप्टर में देखेंगे कैसे कैसे लिखा गया, क्या क्या तरीके थे उसको लिखने के। तो लिखित दस्तावेज है और राज्य के बारे में कई प्रावधान होते हैं। यह प्रावधान बताते हैं कि राज्य का गठन कैसे होगा, किन सिद्धांतों का राज्य पालन करेगा। और जब हम किसी देश के संविधान की बात करते हैं तो उसी दस्तावेज का जिक्र कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ देश ऐसे जिनके पास संविधान नहीं है, ये भी तो प्रॉब्लम है। जैसे कि इंग्लैंड है, जिसके पास कोई संविधान नहीं है, लेकिन उसके पास दस्तावेज है। उसने प्रॉपर संविधान सभा नहीं बिठा ली, संविधान लिखा नहीं, किताब नहीं लिखी, लेकिन छोटे छोटे उसके पास दस्तावेज हैं और कुछ उसके निर्णय हैं, डिसीजंस हैं। तो इन सब को मिलाकर उसने क्या बोल दिया कि हमारे पास, हम इनसे अपना काम करेंगे। तो इसमें वो सब कुछ लिखा है जो किसी संविधान में लिखा होता है। तो संविधान क्या काम करता है कि संविधान दस्तावेजों का पुंज है जो उन कार्यों करने का प्रयास करता है जिसका ऊपर उल्लेख है। क्या है कि राज्य के बारे में, राज्य गठन कैसे होगा, राज्य के सिद्धांत क्या क्या होंगे। तो संविधान यह भी काम करता है। अब तक हमने संविधान की और चीज़ देखी, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट क्या है, संविधान राज्य के बारे में बताता है, राज्य के सिद्धांतों के बारे में बताता है, उसकी गठन प्रक्रिया के बारे में बताता है। ये पहले सवाल का उत्तर हुआ जो हमने 3 सवाल यहाँ पूछे, संविधान क्या है। अब संविधान कितना प्रभावी है इस पर देखते हैं कि संविधान, विश्व में संविधान कागज़ पर ही होते हैं। कागज़ पर तो लिख दिया आपने कि देखिए अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, हर बच्चे को शिक्षा मिलेगी, हर बच्चे के साथ कोई शोषण नहीं होगा, लोगों के साथ ये होगा, ये होगा, ये होगा। लेकिन यदि इन शब्दों को कोई माने ही ना, फिर तो संविधान प्रभावी नहीं हो पाएगा, लागू ही नहीं हो पाएगा। तब क्या होगा? तो संविधान को लागू कैसे करना है, यही आपका अगला टॉपिक है कि संविधान को प्रचलन में लाने के तरीके। तो ऐसे में संविधान लागू होने के बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि क्या क्या होगा तब वो लागू हो सकता है। तो पहली बात ये है कि संविधान को बनाया किसने? क्या संविधान को उन्हीं लोगों ने बनाया जिनके ऊपर वो लागू होगा? भाई कोई ऐसा नियम बन रहा है, सोच के देखो, आपके लिए कोई नियम बन रहा है और आप ही से नहीं पूछा गया, तो क्या उस नियम को मानोगे? नहीं मानोगे। यदि आपने ही अपने लिए नियम बनाया, भाई आपने अपनी टाइम टेबल बनाया कि देखिए मैं 2 से 4 पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, उसके बाद खेलने जाऊंगा, उसके बाद खाना खाऊंगा, फिर सोऊंगा, टीवी सीरियल देखूँ, आपने नियम बना लिए, तो आप ही तो उस नियम को मानोगे। अब या कोई और नियम बना देगा तो क्या मान पाओगे? नहीं मान पाओगे। तो संविधान बनाया किसने? कई देश ऐसे हैं जहाँ पर संविधान उसकी जनता ने, जिस पर वो लागू होता है, उसने बनाया ही नहीं। वहाँ उसे किसने बना दिया? वहाँ के सैनिकों ने। सैनिक बोलते हैं जो वहाँ के राजा, सैनिक शासक था, या फिर ऐसे नेता थे जो जनता को प्रिय नहीं थे, उन्होंने क्या बना दिया? संविधान बना दिया। तो क्या उस संविधान के तहत देश चल पाएगा? चलेगा तो कितना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, फिर दिक्कत आ जाएगी। तो ऐसे में कई ऐसे देश हैं जिनके संविधान चल ही नहीं पाए ज़्यादा समय तक। लेकिन विश्व के सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा प्रचलित संविधान कौन से? सफल। एक सफल संविधान वही है जिसको बार बार बदला ना जाए, जिसके लिए वह संविधान, जिस देश के लिए बनाया गया, उस देश के लिए वह संविधान हमेशा हमेशा काम करता रहे। तो ऐसे में कई एक संविधान है। एक तो भारत का सबसे सफल संविधान हमें भारत है, दक्षिण अफ्रीका है, अमेरिका है। ये सबसे सफल संविधानों के उदाहरण है। भारत ने 1946 से स्टार्ट करके 49 में बना के तैयार कर दिया, हालांकि लागू 50 में हुआ, लेकिन तब से लेके आज तक भारत ने कोई संविधान बदला नहीं है अपना। संविधान वही चलता रहा, कुछ संशोधन हो गया वो अलग बात है, लेकिन दूसरा संविधान नहीं लिखा गया। लेकिन कई ऐसे देश हैं जहाँ 2-2, 3-3 साल के बाद संविधान बदल दिए गए। क्यों? क्योंकि उनके शासक संविधान बनाया ऐसे लोगों के द्वारा गया था जिसकी कोई बात ही नहीं मानता है। जैसे ही वह नेता मरा, जैसे ही वह राष्ट्रपति अपनी गद्दी पे से हटा, संविधान उसका बदल दिया गया, क्योंकि संविधान जनता ने बनाया ही नहीं था। अब यह संविधान सफल कैसे होता है कि जब वह संविधान खुद जनता बनाए। अब भारत का संविधान क्या भारत की जनता ने बनाया? तो इसका सही उत्तर यही कि जनता ने नहीं बनाया, लेकिन जनता की इच्छा पर बना था। क्यों? कि हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ रहा था वह सफल था। क्यों?
क्योंकि उस राष्ट्रीय आंदोलन में समाज के सभी वर्गों को एक साथ चलकर लेकर चलने की विलक्षण क्षमता थी। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में साउथ का भी व्यक्ति जुड़ा हुआ है, नॉर्थ का भी जुड़ा हुआ है, ईस्ट का भी, वेस्ट का भी, सब लोग एक साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए हमारे संविधान जो बना ऐसे लोगों ने बनाया, क्योंकि संविधान सभा कैसी बनी, जो उस समय की अंतरिम सरकार थी उसी में से जो चुने हुए लोग थे उन्हीं को मिला के हमने क्या बना दिया, संविधान सभा। तो जो आम जनता जिन्होंने चुना था उन लोगों को, वो लोग आपस में बैठे उन्होंने संविधान बनाया। तो संविधान जो बनाया गया वो उन्हीं लोगों के द्वारा बनाया गया जैसे आम जनता ने चुना था। तो ऐसे में समाज का अटूट विश्वास हो गया संविधान में कि जिस संविधान को बनाया गया उसमें हमारा भी व्यक्ति था या हमारा भी प्रतिनिधित्व, उसने हमारी बात भी रखी होगी। जैसे दलितों के सबसे बड़े नेता अंबेडकर साहब थे, वकील बहुत सारे थे, कुछ उद्योगपति भी थे। इन सब लोगों ने अपने अपने हितों का बात पहुंचाई और उनके हितों को माना भी गया। तो ऐसे में हुआ क्या कि जो लोग लोकप्रिय लोग थे, वो जो संविधान सभा में बैठे हुए थे, उन्हें आम जनता का विश्वास हासिल था। इस कारण संविधान एक ऐसा संविधान बन के तैयार हुआ जिसमें सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ था, जिस कारण में संविधान को मानेंगे। यदि किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं होता तो वह वर्ग अपने आप को अन्यायपूर्ण महसूस करता। तो हो सकता है कि वह वर्ग आगे चलकर किसी प्रकार के युद्ध में या किसी प्रकार की असहिष्णुता में या किसी प्रकार की क्रांति में संलिप्त हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कारण क्या था कि उस संविधान पर सभी का यकीन था। वह संविधान निर्माता लोगों के समझाने में सफल रहे कि संविधान उनकी व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने का साधन नहीं है। उनकी ऐसा नहीं है कि संविधान हमने ऐसा तैयार कर दिया कि एक वर्ग को बहुत बड़ा बना दिया, एक को छोटा बना दिया, तो छोटा वाला तो लड़ेगा आगे चल के, ये बड़ा वाला छोटे वाले को दबा लेगा। संविधान ऐसा हो कि सभी वर्गों को बराबर बराबर हिस्सा मिला हो, यह है। तो हमारा संविधान कैसा बना, आम सहमति से। एक एक डिसीजन उसमें कैसे लिए गए, आम सभी व्यक्तियों से, किसी को दबाया नहीं गया। वहाँ पर सबसे पूछ पूछ के काम किया गया, आप बताइए आप बताइए आप बताइए। तो सारे डिसीजंस आम सहमति से, बहुमत से भी नहीं लिए गए। आम सहमति बोलते हैं कि जब तक सब लोगों ने उस पर एग्री नहीं कर दिया तब तक वो नियम नहीं लिखा गया संविधान में। कुछ देश ऐसे होते हैं कि जो आम जनता से तैयार करवाते हैं, लेकिन भारत इतनी बड़ी जनसंख्या थी तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। भारत में जनमत संग्रह नहीं हुआ, लेकिन भारत के लोगों का विश्वास जरूर था संविधान में, क्योंकि जो लोग बना रहे थे वो भारत के लोगों ने ही उनको चुन के भेजा था। यह था हमारा। तो जब विश्वास होता है संविधान पर आम जनता का, तो संविधान का पालन भी किया जाता है, संविधान की बात मानी भी जाती है, उनके प्रावधानों पर अमल भी किया जाता है। और जब अमल होने लगता है तो संविधान सफल है। भाई एक नियम बन गया, वह नियम सब लोग स्कूल में मान रहे हैं, इसका मतलब वो नियम सक्सेसफुल है। उस नियम को लूप होल है, उसको कोई मान रहा है कोई नहीं मान रहा है। जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया, मान के चलिए कॉलेज में सर ने बोला प्रोजेक्ट लेकर आइए, और कुछ बच्चे ला रहे हैं कुछ नहीं ला रहे हैं, तो इसका मतलब वह डिसीजन गलत था। कोई ऐसा काम है जो सब बच्चे कर रहे हैं तो इसका मतलब वो डिसीजन सही है। तो समझ में आया कि कोई भी नियम तब लागू और अच्छे से हो पाता है जब उस नियम को बनाने वाले लोग उस नियम में यकीन रखते हो। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा ये बॉक्स है, इससे आपको और समझ में आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, नेपाल की कहानी है। इस बार बोर्ड में एक सवाल भी आया है, मैं सवाल आगे बताते हैं क्या है। इस समय मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ ललितपुर की, प्रयागराज मंडल की, जहाँ पर पेपर कोड था CW। उसमें एक प्रश्न आया है, इसी डिब्बे से आया है। इसलिए बोलता हूँ कि एक एक चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है NCERT की, कहीं और बाहर से प्रश्न नहीं आता है। जबकि 12th का है और 11th की NCERT से प्रश्न आया है। प्रश्न क्या है, प्रश्न यह है, अभी देखेंगे, अभी सीक्रेट रिवील नहीं करना है। नेपाल के बारे में जिक्र करें, नेपाल सब जानते होंगे। नेपाल दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को अपने देश में रख रहा है, अर्थात सबसे ऊंचा पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी नेपाल के पास है। यही एक नेपाल की सबसे खूबसूरत बात है। बाकी नेपाल एक पहाड़ी देश है, मैदान भी हैं उसमें, बहुत सारी नदियाँ भी हैं। नेपाल में बहुत सारा पावर प्लांट प्रोजेक्ट भी हो सकता है। और नेपाल हमारा पड़ोसी देश भी है। नेपाल हमारा जो हमारे आराध्य हैं भगवान श्री राम, उनका ननिहाल भी है।
उनकी जो पत्नी थी माँ सीता, वह नेपाल की थी, जनकपुरी की थी। तो नेपाल से हमारे संबंध बहुत शानदार, इसलिए नेपाल हमारे सबके दिलों में भी है। अब नेपाल में 1948 में नेपाल भी आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से। तो 1948 के बाद से नेपाल में कितने संविधान लिखे जा चुके हैं? 5। और अंततः एक छठा संविधान 2015 में भी लिखा गया। सोच के देखिए, हम भी उसी समय आज़ाद हुए, हमारे पास संविधान कितना है? 1। उनके पास कितने हो चुके हैं? 6। कारण क्या है कि वह संविधान पर यकीन ही नहीं हो किसी को भी। देखते हैं क्या है। ये सभी संविधान किसने बनाए? नेपाल नरेश के द्वारा, नेपाल के राजा के द्वारा दिया गया। और अंततः धीरे धीरे सब सारे संविधान 1990 में बने, और तब तक उन संविधानों पर यकीन था नहीं किसी का। और उसके बाद क्या हुआ कि उसमें बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत हुई 1998 में। और लेकिन शक्तियाँ किसके पास थी? उसके राजा के पास ही थी। लेकिन फिर से नेपाल में सरकार राजनीतिक पुनर्संरचना के लिए सशस्त्र राजनीतिक आंदोलन हुआ, लोगों ने हिंसा की, गोलीबारी सब कुछ हुआ, बहुत सारा हिंसा हुई। और मुद्दा क्या था कि संविधान में राजा की भूमिका क्या होगी। और कुछ लोग चाहते थे कि राजतंत्र को ख़त्म ही करें, लोकतंत्र की स्थापना करें, गणतंत्र की स्थापना करें। कुछ लोग चाहते थे कि राजा बना रहे इंग्लैंड की तरह, बस भूमिका उसकी सीमित हो। अंततः हुआ क्या कि 2002 में राजा ने समस्त शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया। पहले यहाँ ऐसा कुछ था कि शक्तियाँ कुछ कम हो गई थी, लेकिन 2002 में सारी शक्तियाँ राजा ने फिर अपने पास ले लीं। लेकिन फिर से संघर्ष हुआ। संघर्ष में एक पार्टी थी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे एनसीपी बोलते हैं, एनसीपी माओवादी, ये सबसे आगे थी। भयंकर जन प्रदर्शन हुआ और अंततः राजा अपनी गद्दी छोड़ के भाग गया। एक सरकार उसको बनवानी पड़ी। और उन्होंने क्या किया कि इस सरकार ने राजा की सारी शक्तियां छीन ली। और 2008 में नेपाल ने राजतंत्र को ख़त्म करके क्या बना दिया? लोकतांत्रिक गणराज्य की वो कैसे देश बन गया? गणतांत्रिक देश, लोकतांत्रिक देश बन गया। और 2015 में फिर से इस देश ने अपने लिए एक नया संविधान बनाया। 2015 में नया संविधान बनाया। अब देख रहे हो, एक छोटा सा देश 1948 से लेकर 2015 तक 6 संविधान बन चुके हैं, और अभी भी उस देश में शांति नहीं है। उस देश में अभी भी कई लोग विरोध करते हैं इस नए संविधान के कुछ प्रावधानों का। वो कहते हैं गलत बनाए, नया संविधान बनाएंगे हम। चलिए, ये तो हो गया नेपाल की कहानी, और भला मनाओ हम भारत में रह रहे हैं। अब बात करते हैं, प्रश्न क्या था बोर्ड का? प्रश्न यह था कि नेपाल में लोकतंत्र कब आया। अब देखो, इंटर के बोर्ड का सवाल आया कहाँ से? फर्स्ट ईयर से। इसलिए बोलता हूँ कि फर्स्ट ईयर को भी गंभीरता से करो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। हमने 3 सवालों के जवाब देने की कोशिश की। क्या संविधान क्या है, संविधान कितना प्रभावी है? 2 चीज़ें हमने देख ली। संविधान क्या था कि जो राज्य के सिद्धांत बताया, तो गठन कैसे होगा, सिद्धांत क्या होंगे, क्या सब कुछ होगा, कितना प्रभावी अर्थात लागू कैसे हो सकता है, साथ ही संविधान कितना न्यायपूर्ण। तीसरे सवाल के लिए अब हम अगले सब टॉपिक पर जाते हैं कि संविधान के बुनियादी नियम क्या हैं। क्योंकि तीसरा सवाल ही क्या था कि संविधान कितना न्यायपूर्ण है। क्या वह न्याय की बात कर रहा है? क्या संविधान जिनके लिए बना है वे संतुष्ट हैं उससे? तो अब बात करते हैं कि उसके मौलिक प्रावधान क्या हैं। तो एक सफल संविधान की विशेषता क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कोई ना कोई कारण होना चाहिए। हर व्यक्ति जो उस देश में रह रहा है उस संविधान का पालन तभी करेगा जब उसे ये लगेगा कि उसके लिए भी कुछ है संविधान में। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, आगे चलकर आप लोग जॉब में होंगे तो आप उस संस्था में तब काम करेंगे जब आपको लगेगा कि वह संस्था आपके लिए भी कुछ कर रही है। जब आपको यकीन हो जाएगा कि नहीं संस्था वाले कुछ करता, आप संस्था में काम करेंगे ही नहीं। तो ऐसे में हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ उसमें बेनिफिट होना चाहिए, तभी वह उस संविधान की बात मानेगा। जैसे यदि उदाहरण के लिए कि संविधान में बहुसंख्यक समाज को अल्पसंख्यक समाज का उत्पीड़न करने की अनुमति दे दी गई हो, तो क्या वहाँ के जो अल्पसंख्यक, अच्छा बहुसंख्यक क्या होता है, अल्पसंख्यक ये भी समझ लो। जो बहुसंख्यक होते हैं, इसी शब्दावली को जानो, कि उनकी संख्या होती है बहुत।
और अल्पसंख्यक कौन होते हैं? जिनकी संख्या अल्प हो, अल्प बोलते हैं कम। एग्जाम्पल, एक कक्षा है, ठीक है, उस कक्षा में 50 बच्चे हैं, जिनमें से 40 तो गर्ल्स हैं और 10 बॉयज़ हैं। तो बताइए इससे अल्पसंख्यक कौन होगा और बहुसंख्यक कौन होगा? भाई जिनकी संख्या ज़्यादा है वह कौन हो जाएगा? बहुसंख्यक। जिनकी संख्या कम है वो कैसा हो जाएगा? अल्पसंख्यक। अब कोई ऐसा नियम बन जाए या संविधान ऐसे नियम बना दे कि जो ज़्यादा संख्या वाले लोग हैं वो 10, जिनकी संख्या कम है उनको पीट सकते हैं, तो क्या 10 वाले उस क्लास में रहना पसंद करेंगे? ऐसे नियम को मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो यही कारण जब समाज में ऐसे कोई नियम बन जाता है कि नहीं, कि ज़्यादा संख्या वाले लोग कम संख्या को परेशान कर सकते हैं, उत्पीड़न कर सकते हैं, क्या ऐसे रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा? बस संविधान फेल हो जाएगा, तो वो आदर नहीं करेगा उनका। या फिर संविधान कुछ लोगों को अन्य लोगों की तुलना में ज़्यादा सुविधाएं दे। भाई ऐसा बोल दे कि जो 10 लड़कियां हैं और ये पढ़ें ना पढ़ें इनके 90% नंबर आएंगे, और ये कितना ही पढ़ लें इनके 60% आएंगे। तो क्या ये खुश हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे में ये नियम नहीं मानेंगे। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जब आप छोटे छोटे समूह की शक्ति को मजबूत करते हो या फिर आप भेदभाव पूर्वक नियम बनाते हो संविधान के तहत, तब ऐसे में होता क्या है कि उस संविधान को जनता की निष्ठा मिलना बंद हो जाती है। जनता की निष्ठा बोलते हैं जनता की उसमें आदर पूर्वक या उसका सम्मान नहीं रहता है। और जब किसी को ये लग जाए, समूह को या व्यक्ति को उसकी पहचान को दबाया जा रहा है, तब वह संविधान को मानेगा नहीं। ठीक है, तो संविधान को तभी माना जाएगा जब हर व्यक्ति को लगे कि नहीं, उसके लिए भी संविधान में कुछ ना कुछ है, अच्छा है, उससे भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है, तभी वह संविधान के नियमों को मानेगा। इसका मतलब क्या है कि कोई भी संविधान खुद से न्याय के आदर्श स्वरूप की स्थापना तो नहीं कर सकता कि वो सब कुछ एकदम सही कर दे, लेकिन वह लोगों को विश्वास दिला देता है कि हम न्याय प्राप्त करने का ढांचा उपलब्ध जरूर कराएंगे, हम ऐसी सिचुएशन पैदा करेंगे जिससे लोगों को न्याय मिल सके। अच्छा संविधान वही होता है। तो इसको हम कोटेशन के रूप में लिख भी सकते हैं, और जब हम पढ़ेंगे उसको क्वेश्चन आंसर करेंगे तभी ये सारी चीज़ें लिखेंगे। फिलहाल लिखा है कि आप स्वयं से एक प्रश्न पूछिए कि समाज के कुछ बुनियादी नियमों में ऐसी कौन सी चीज़ होनी चाहिए जिससे सभी लोगों को उन्हें मानने का कारण मिल सके। कुछ ऐसे नियम, खुद सोचो इस चीज़ को, खुद प्रश्न पूछो कि क्या ऐसे कोई नियम बन सकते हैं जिससे सभी लोगों ने मानने का कारण मिल सके। ऐसे कौन से बुनियादी नियम होंगे? मेरे ख्याल स्वतंत्रता हर व्यक्ति चाहता है, या आज़ादी, या समानता। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं। लेकिन जब आप इस पुस्तक को पूरी तरीके से पढ़ लेंगे तब आप उत्तर देने की स्थिति में आ जाएंगे कि ऐसे नियम कौन से होंगे जो सब लोगों को ये मान के रखें कि इस संविधान में हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ अच्छा है। ठीक है, यह है एक संविधान के न्यायपूर्ण होने का तरीका और वह सफल होने का तरीका, ताकि यदि वह न्यायपूर्ण है तो वो सफल होगा। अगला टॉपिक क्या है कि संस्थाओं में चेक एंड बैलेंस रहे, अवरोध और संतुलन रहे। ये क्या होता है? अब मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, छोटी सी कहानी है। कहानी कुछ ऐसी है, चलिए कहानी को देखते हैं। ठीक है, कहानी में यहाँ पहुँचते हैं। जस्ट अ मिनट। ठीक, कहानी देखिए। कहानी ये है कि एक देश है कोई भी, या फिर राज्य है, और उस राज्य का एक मुखिया है, मतलब राजा है। ठीक, राजा के पास ताकत है कि राजा कुछ भी बोल दे तो वो नियम बन जाता है। ऐसा ही तो होता था कि जब राजा लोग कहते थे कि आज ये होगा तो आज वो होगा।
आज इस देश में, आज अपने इस राज्य में एक बहुत बड़ा फंक्शन होगा तो वो होगा। एक आपको एग्जाम्पल बताते हैं कि एक दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक, जैसे बोलते हैं MBT, तुगलक डायनेस्टी में रहा है, एक शासक रहा है जैसे बोलते हैं MBT। उसने बहुत सारे रिफॉर्म्स पॉलिसी लागू की, बहुत सारे सुधार पॉलिसी, ताकि उसकी इकॉनमी अच्छी हो सके। बहुत सारे दीर्घकालिक सोचता था वह, और उसने बहुत सारे नियम, लेकिन उसके अधिकांश नियम फेल हो गए। जैसे उसका एक नियम क्या था कि राजधानी को एक काम करो, दिल्ली से हटाकर साउथ की तरफ दौलताबाद ले जाओ। दौलताबाद पहुंचा, धीरे 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 रास्ते में कई लोग मर गए, राजधानी बनाई दौलताबाद। उसके बाद पता चला कि दिल्ली के आसपास की जो आबादी है वहाँ विरोध शुरू हो गया है। अब कहें नहीं, एक काम करो वापस चलते हैं दिल्ली, मतलब दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली। लोगों ने कहा कौन सा पागल शासक है ये। कई चीज़ उसने और ऐसी की। उसने कहा एक प्रतीकात्मक मुद्रा जारी करो, मेन सोने की या चांदी की सिक्के मत बनाओ या पीतल के सिक्के मत बनाओ, प्रतीकात्मक मुद्रा जारी करो। उसके बाद उस मुद्रा को वापस ले लिया उसने कि ये मुद्रा अपनी अपनी ले आओ, हमसे चांदी ले जाओ उतनी। लोगों ने जाली नोट ले जा के सच की साथ चांदी ले आए। तो कहने का मतलब ये था कि ये राजा जो चाहता है वो सब काम होता है। और राजा सिर्फ नियम नहीं बनाएगा, राजा उन नियमों को लागू भी कराएगा। जो इच्छा होगी राजा लागू कराएगा। मन कर रहा है तो कराए, मन चलो दिल्ली से दौलताबाद चलो, अब दौलताबाद से दिल्ली चलो भाई, चलो सब चलेंगे। अब तीसरा काम, राजा बैठा अपने राज दरबार में, क्या करेगा? अब न्याय। ठीक, क्या करेगा? न्याय। अब न्याय के दौरान मान के चलो, मैं अक्सर एक केस स्टडी के रूप में इसको बोलता हूँ कि राजा साहब बैठे हैं और राजा साहब का दिमाग बहुत ख़राब है। राजा साहब को चोट लग गई अचानक से, सुबह ही सुबह सीढ़ियों से गिर गए, या मान के चलो अंगूठे में चोट लग गई है, राजा को दर्द बहुत हो रहा है। इतने में एक व्यक्ति फरियादी आदमी आया, उसने कहा राजा साहब इसने 2 रुपए चुरा लिए मेरे। राजा का दिमाग पहले से ख़राब था। राजा ने कहा किसने चुराए? कि सब ए शख्स ने चुरा लिए, बुलाओ ये शख्स को। ये शख्स आए, एक काम करो जल्ला दो, इसे फांसी की सजा दे दो। ये कह रहा है सरकार क्या कर रहा है, 2 रुपए के चक्कर में? हाँ आज फांसी सजा होगी। तुमने किया कैसे ऐसे? फांसी हो गई, ए मारा गया। चलिए, ये एक केस स्टडी थी। अगली केस स्टडी आई, इसकी भूमिका समझो कि राजा साहब खुश बहुत हैं। खुश कैसे हैं? राजा साहब के यहाँ कल ही उत्तराधिकारी का जन्म हुआ है, पुत्र का, और कई सालों से परेशान थे, पुत्र नहीं हो रहा था, कल पुत्र हुआ है। रानी ने एक बेटे को जन्म दिया है, राजा बहुत खुश हैं। इतने में एक व्यक्ति आया कि सर ये व्यक्ति ने 3 कत्ल कर चुका है। कत्ल समझते हो? हत्याएं कर चुका है, क्या किया जाए इसके साथ? राजा ने कहा देखो ऐसा है, मेरा मन है आज बहुत अच्छा, तो एक काम करो 10 कोड़े मारो और छोड़ो इसको। सज़ा कितनी दी गई? तो कि मैं दिमाग नहीं ख़राब करना चाहता आज के दिन, तो इसको छोड़ो, चलो 10 कोड़े का माफ़ करो इसको। ये माफ़ी, इसको माफ़ी मिल गई। अब ये जो न्याय हो रहा है ये किसकी इच्छा पर हो रहा है? राजा की। जैसा राजा का मन वैसा न्याय होगा। अब जब तीनों चीज़ें राजा कर रहा है तो राजा कैसा हो जाएगा आपका? राजा हो जाएगा निरंकुश, किसी की नहीं सुनेगा, जो मनाएगा सो करेगा। उल्टे सीधे नए कानून बना, दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली जाता रहेगा, नए नए नियम बनाता रहेगा। क्या इसको कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। तब एक व्यक्ति का जन्म होता है, जन्म नहीं, जन्म तो खैर बहुतों के होते हैं। एक व्यक्ति राजनीति की दुनिया में एक नियम चलाता है, उस व्यक्ति का नाम है मॉन्टेस्क्यू। नाम सुना है? नहीं सुना होगा, लेकिन सुनोगे आगे चलकर। मॉन्टेस्क्यू बोलता है कि एक राज्य तब सफल हो सकता है कि जब उसका राजा निरंकुश ना हो। वह कैसे हो सकता है? वह एक नियम देता है
पावर ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन क्या होता है? इसे बोलते हैं शक्तियों का विकेंद्रीकरण। ये जो शक्तियाँ हैं ना, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ये जो शक्ति थी ना नियम बनाने की, लागू करने की, न्याय करने की, ये एक व्यक्ति में ना हो। इसके लिए 3 अलग अलग व्यक्ति हों या 3 अलग अलग संस्थाएं हों। ठीक है? अगर मान के चलो एक करप्ट हो गई तो ये 2 तो बचा लेंगी, ये करप्ट हो गई तो ये 2 तो बचा लेंगे, ये करप्ट हो गई तो राज्य खत्म नहीं होगा। ये कौन बोलता है? मॉन्टेस्क्यू, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। ठीक है, अब आते हैं अपने किताब में। चलिए किताब में आ गए। संस्थाओं का संतुलित रूपरेखा, संतुलित होते बैलेंस हो, बराबर बराबर हो सारी संस्थाएं। तो क्या है कि संविधान को जनता नहीं, प्राय एक छोटा समूह ही नष्ट कर देगा, क्योंकि अपनी शक्तियाँ बढ़ाना चाहता है। हर समूह चाहता है उसकी शक्तियाँ बढ़ें। इसलिए ढंग से जो संविधान बनता है, बहुत अच्छे से बनता है, वो क्या करता है? शक्तियों को बांट देता है, विकेंद्रीकृत कर देता है, पृथक्करण कर देता है, जिससे कोई एक समूह संविधान को नष्ट नहीं कर सके, बल्कि अन्य जो समूह हैं उस एक पहले वाले समूह को निरंकुश होने से रोक सके। तो शक्तियों को कई संस्थाओं बांट दिया जाता है। तो 3 संस्थाएं मैंने आपको शुरुआतें बताई थी, कौन कौन सी थी? विधायिका, नियम बनाने वाली, कार्यपालिका, लागू करने वाली, न्यायपालिका, न्याय करने वाली, निर्वाचन आयोग जो निर्वाचन करेगा। इन सब में शक्तियाँ बांट दी गई थोड़ी थोड़ी। अब क्या होगा? मान के चलो विधायिका कोई काम खराब करेगा तो कौन रोकेगा उसको? कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसी बोलते हैं क्या है? अवरोध। अवरोध पहुंचा देगा कौन? कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका कुछ काम गलत काम करेगा तो कौन अवरोध करेगा? विधायिका और कार्यपालिका। तो ऐसे में बना क्या रहेगा? संतुलन। तो जब एक संविधान अपनी संस्थाओं के बीच शक्तियों का इस प्रकार बंटवारा कर देता है कि उन शक्तियों को चेक एंड बैलेंस किया, उन संस्थाओं को चेक एंड बैलेंस किया जा सकता है, तब वे संस्थाएं संतुलित रहती हैं। और संतुलित संस्थाएं ही संविधान की सफलता की कुंजी है, और यही भारतीय संविधान में किया गया है। तो पहला तो ये हो गया, समझ में आया? दूसरा क्या है? संस्थाओं के कार्य करने में कुछ कठोर भी कार्य होने चाहिए और कुछ लचीलापन भी होना चाहिए। इतना कठोर नहीं हो जाए कि वो बिल्कुल लकीर के फ़कीर हो जाएं, और इतना भी लचीलापन नहीं हो कि उसमें कुछ मतलब काम बहुत ढंग से होना। जैसे आप लोगों के जो पिता होते हैं घरों में, तो पिता कैसे अच्छे होते हैं? सबसे अच्छा पिता कैसा होगा? खड़ूस टाइप का अच्छा होगा या बहुत ज़्यादा दोस्त बना रहेगा? पिता सबसे अच्छा होगा कि जो थोड़ा सा गंभीर भी हो, जिसको आप लोग बोलते हैं खड़ूस, और थोड़ा सा लचीला भी हो, जो आपके बारे में सोचे। इसका मिक्सचर होना चाहिए पिता। तब पिता में बड़ा मज़ा आता है कि पापा डांटते भी हैं लेकिन प्यार भी करते हैं। आप थोड़ा रोए, ऐसे भी नहीं है कि आपने ज़िद करी पापा हमको आईफोन लेना है, पापा आईफोन लेकर आ रहे हैं। ऐसे भी ना हो कि पापा ने कहा, बेटे ने कहा पापा हमारे नंबर अच्छे लाए, साइकिल दिलाओगे? पापा कहें चलो ठीक है दिला देंगे। तो लचीले भी हैं, खड़ूस भी हैं। ऐसे ही संस्थाएं होती हैं, कठोर भी होती हैं, लचीली भी होती हैं। तो ये भी अगर एक संस्था ऐसी होगी या एक पिता ऐसे होंगे तो घर बहुत अच्छा चलेगा। संस्थाएं जब ऐसी होंगी जिनमें लचीलापन और कठोरता का संतुलन होगा तो संस्थाएं बहुत लंबे समय तक टिकी रहेंगी। अब तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है कि संविधान भी ऐसे हों जो कठोर भी हो और लचीला भी हो। देखो, कठोर लचीले संविधान का मतलब क्या है कि संविधान कठोर ऐसा हो कि जिसमें परिवर्तन बहुत आसानी से ना हो सके, और लचीला ऐसा हो कि उसमें परिवर्तन है ना इतना कठोर ना हो कि उसमें परिवर्तन ही ना हो, और इतना लचीला ना हो कि बार बार परिवर्तन होता रहे। इसलिए मिक्सचर हो कि संविधान बदला जा सके। बदलने का मतलब यह नहीं है कि संविधान ही बदल दो। संविधान में संशोधन हो, कोई उसका नियम समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नियम पुराना पड़ गया है, कुछ नए नियम को जोड़ना है, तो उसे बोलते हैं संशोधन, अंग्रेजी में बोलते हैं अमेंडमेंट।
और साथ ही साथ लचीला कैसा है कि इसमें जोड़ा जा सके। अब कठोर और लचीले का मिक्सचर क्या हो सकता है कि बहुत कठोर भी नहीं है, बहुत लचीला भी नहीं है, कि बदला तो जा सके, संशोधन हो, लेकिन बहुत आसानी से नहीं। तब संविधान बहुत अच्छा होता है। संविधान को मैं जब पढ़ाता हूँ, इसका आखिरी चैप्टर जिसका नाम ही है संविधान एक जीवन दस्तावेज, तो उसमें एग्जाम्पल देता हूँ किसका, तालाब का, तालाब और नदी का। वो एग्जाम्पल कैसा है, एक आपके पास तालाब जैसे बोलते हैं अंग्रेजी में, चलो पी बनाते हैं, पॉन्ड, और एक है रिवर। किसका पानी खराब होता है, तालाब का पानी। क्यों, तो स्थिर रहता है, उसमें कुछ ही बदलाव नहीं होता, नया पानी नहीं आता है उसमें, इसलिए बदबू आ जाती है। नदी कैसी होती है, बिल्कुल फ्रेश पानी होता है, पी सकते हो। क्यों, क्योंकि उसमें नया पानी बढ़ रहा है और पुराना पानी घट रहा है, जा रहा है। तालाब में ऐसा नहीं होता। यही संविधान होता है। यदि संविधान में नए नए नियम जुड़ रहे हैं तो संविधान बना रहेगा। क्यों, क्योंकि संविधान लिखते समय कुछ ज़रूरत थी समाज की, आज कुछ और ज़रूरत है। जैसे आज का दौर आ गया एआई का, एआई का दौर आया है तो एआई के संबंधित कुछ क्राइम भी आएंगे, एआई संबंधित कुछ और भी नियम आएंगे। तो क्या जब हम 80 साल पहले संविधान लिख रहे थे, 75 साल पहले, तो हमें पता था एआई आएगा? नहीं आएगा। हमने एआई संबंधित कुछ कानून ही नहीं लिखा, नियम ही नहीं लिखा। तो अब हम लाओ उसमें कुछ नियम जोड़ देते हैं, साथ ही साथ कुछ नियम थे उनको हम घटा भी सकते हैं। तो जब तक संविधान में कुछ घट जोड़ नहीं होगा तो संविधान सफल नहीं हो सकता, बहुत लंबे समय तक टिक नहीं सकता अगर आप कुछ उसमें जोड़ोगे नहीं। संविधान दीर्घायु नहीं होगा, जनता का आदर प्राप्त नहीं करेगा। हमारा लास्ट चैप्टर है 9वां, संविधान एक जीवंत दस्तावेज। इसमें हम बहुत डिटेल से संविधान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न है कि आपको ये पता लगाना है कि क्या संविधान की सत्ता मान्य है, क्या संविधान की बात सब लोग मानते हैं। तो उस प्रश्न को 3 प्रश्न आप ऐसे पूछ सकते हैं कि जिन लोगों ने संविधान बनाया वे विश्वसनीय थे, अर्थात जनता का विश्वास उनमें था, जनता को यकीन था उनमें कि वो काम कर लेंगे उनका, अगर था तो ओके, बढ़िया है। और इस प्रश्न का उत्तर इसी अध्याय में आगे मिलेगा कि हम जब देखेंगे संविधान कैसे बना, तो हम देखेंगे संविधान को किसने बनाया, तब देखेंगे वो लोग थे कौन, तो इसका उत्तर मिल जाएगा। दूसरा क्या है, क्या संविधान ने सुनिश्चित किया था कि सूझबूझ के साथ शक्ति को इस प्रकार संगठित किया जाए कि किसी एक समूह के लिए संविधान नष्ट करना आसान ना हो। तो इसका उत्तर भी आपको इसी पुस्तक में मिल जाएगा कि क्या शक्तियों का विकेंद्रीकरण, शक्तियाँ अलग अलग बांटी गई हैं क्या नहीं, तो यही पुस्तक में आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न, क्या संविधान लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का पिटारा है, क्या संविधान ने न्याय किया, क्या संविधान न्याय के बुनियादी सिद्धांतों पर खरा उतरा, संविधान न्यायपूर्ण है या नहीं है। इसका उत्तर आपको अंतिम अध्याय तक मिल ही जाएगा, पुस्तक के अंतिम अध्याय में आपको मिलेगा। और अंततः आपको पहला चैप्टर और अच्छे समझ में आएगा जब आप आखिरी चैप्टर तक पहुंच जाओगे। यही कारण है मेरा कि मैं इसके एक एक चैप्टर को आपस में कोरिलेट करता रहूँगा, इसलिए आपको एक एक वीडियो देखनी है, क्रम से देखनी है। आप ऐसा नहीं कर सकते आज पहली देखी फिर 5वीं देख ली फिर 8वीं, आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है कि ये है कि नहीं। आप अगर आप सच में दिलचस्पी रखना चाहते हैं कि आपका संविधान से संबंधित आपका कोई प्रश्न गलत ना हो, यदि आप चाहते हैं संविधान संबंधित आपकी समझ बहुत शानदार हो, तब आप एनसीईआरटी के एक एक चीज़ को पढ़िए। अब देखिए क्या है, एक छोटा सा इसमें एक कार्टून रह गया, उसके बारे में आपको बताता हूँ। प्रश्न वहाँ से भी आ सकता है, कभी भी कहीं से ही प्रश्न आ सकता है। यह है आपका, ये है इराक में सद्दाम हुसैन की सत्ता ख़त्म होती है, सद्दाम हुसैन को फांसी होती है और उसमें सत्ता परिवर्तन होता है। सत्ता परिवर्तन लोगों ने कहा कि एक काम करते हैं, हम अपना संविधान लिखेंगे। अब इराक में 3 प्रकार के तो जातीय समूह हैं। कौन कौन से हैं? सुन्नी हैं, यही मुस्लिम होते हैं, शिया हैं, कुर्द हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, देखिए मजाक में है लेकिन क्या है, अब वे सब हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गए हैं, हम जल्दी ही संविधान बना लेंगे। लेकिन ये लोग कर क्या रहे हैं, मेरे पास कागज़ है, संविधान मैं लिखूँगा, एक मेरे पास कलम है, मुझे लिखना चाहिए, एक करा इंक तो मेरे पास है, मुझे लिखने दो। अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। क्या संविधान लिख पाया? मुझे तो नहीं लगता। संविधान लिखा भी गया होगा तो ताश के पत्ते की तरह, ताश के पत्ते के घर की तरह
ढह गया होगा। तो यही इस कार्टून में लिखा है कि ये देखिए, कार्टून बनाने नए इराकी संविधान को ताश के पत्तों का महल बनाए, कभी भी गिर सकता है, कभी भी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों को उसमें यकीन ही नहीं है, उन्हें लगता ही नहीं कि वो न्याय कर पाएगा। सब जब तक सबको ये नहीं लगेगा कि उसके लिए संविधान में कुछ ना कुछ बेहतर है, तब तक वह संविधान कभी भी असफल हो सकता है। यह था आपका इराकी संविधान के बारे में बातचीत। तो यहाँ से इस वीडियो की हम समाप्ति करेंगे। इस वीडियो का एक अंतिम हिस्सा रहेगा, मतलब इस चैप्टर का अंतिम हिस्सा रहेगा जो अगली वीडियो में आएगा, जिसमें हम भारतीय संविधान के बारे में डिटेल से बात करेंगे। वो भी करीब 1-1.5 घंटे की वीडियो होगी। 1 घंटे 20 मिनट की वीडियो ये भी हो चुकी है, और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, अगर हम अगली वीडियो शुरू करेंगे तो हम आपको थोड़ा सा रिवीजन भी करा देंगे इस वीडियो का, तो आपको चीज़ समझ में आ गई संविधान क्या है, संविधान क्या काम करता है, समाज को क्या देता है, और संविधान कैसे लागू होता है। ये सारी चीज़ें आपको उम्मीद करते समझ में आ गई। देखिए हमारा चैप्टर है, पहला चैप्टर अगर आपने बहुत डिटेल से समझ लिया तो उसके बाद आप अगले चैप्टर्स को बहुत बारीकी से, बहुत जल्दी भी समझ सकते हैं, और आपकी समझ विकसित हो चुकी होगी। मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो एक पहला चैप्टर डिटेल से, मैं क्लास में भी ऐसे ही पढ़ाता हूँ बच्चों को कि पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, इंटर में भी ऐसे ही करता हूँ, एक एक चीज़ डिटेल से पढ़ाता हूँ। उसके बाद बच्चे इतने ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, सहज महसूस करते हैं इस विषय को लेकर, इस विषय में, कि वे अपने आप आगे आगे पढ़ते हैं। तो पहला चैप्टर या दूसरे चैप्टर तक हम बहुत धीरे धीरे चलेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ये लिख के रख लो। आप सोचो कुछ इम्पोर्टेंट मिल जाएगा, नहीं। पढ़ाई आपको कभी नुकसान नहीं देगी। सिविक्स हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, और सिविक्स की 11th और 12th की NCERTs तो हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, आज की जो तिथि है वह है 27 मार्च। ईरान में और इसमें युद्ध है, USA, इज़राइल, ईरान आपस में लड़ रहे हैं। ऐसे में उनकी लड़ाई से भारत को भी फर्क पड़ता है। भारत में तेल संकट पैदा हो रहा है, CNG LPG संकट पैदा हो रहा है, महंगाई बढ़ेगी। हमारी लगभग 65 या 70% तेल हम बाहर से आयात करते हैं, और उसी तेल पर ही जो लॉजिस्टिक्स हैं वो सब कुछ उस पर ही डिपेंड करता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की समझ भी हमारे पास होनी चाहिए। हम अंततः देश के नागरिक जरूर हैं, लेकिन विश्व समुदाय का भी हिस्सा हैं। तो 12th की NCERT, 11th की NCERT आपको बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए। फर्स्ट ईयर की तो पता ही होनी चाहिए, दोनों NCERT, राजनीतिक सिद्धांत भी और ये भी। तो यह था आज का कार्यक्रम आपका। उम्मीद करते हैं अगली वीडियो में आप जुड़े रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।